बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम ख़बरें और मेरा तज्ज़िया। आज की सबसे पहली और बड़ी ख़बर लाहौर हाई कोर्ट से है। जी हाँ, आज जनरल साहब की मदद से लाहौर हाई कोर्ट को शरीफ ख़ानदान की बांदी या लौंडी बना दिया गया है। आज लाहौर हाई कोर्ट को शरीफ हाई कोर्ट बना दिया गया है। आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो सुना था कि फ़लाँ स्टूडेंट फेडरेशन, मतलब पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नून लीग जजेस फेडरेशन बन सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जनरल साहब ने नून लीगी जजेस बनवा दिए हैं कि अब अदलिया को कब्र में उतार दिया गया है। और आज लाहौर हाई कोर्ट को जिस कदर नुकसान पहुँचाया गया है, उतना नुकसान जनरल याह्या खान और जनरल ज़ियाउल हक के अदवार में भी नहीं पहुंचाया गया। ये नुकसान जो है ये महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल के लिए, 5 साल के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली कई दहाइयों तक ये असरात इसके रहेंगे। इस खबर को तफसील के साथ आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट आपके नाम पैगाम देना है। आपको पता है कि खान साहब ने जो 8 फरवरी को इलेक्शन लूटा गया, उस दिन यौम स्याह मनाने का हदायत की है, और इसी सिलसिले में पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। इटली में हम एक एहतजाज कर चुके हैं जिसमें मैं शामिल हुआ था। अब अगला एहतजाज 7 तारीख को पेरिस में हो रहा है। मैंने वहाँ जाना था, लेकिन बावजूद किसी मीटिंग के वहाँ नहीं जा सकूँगा, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 7 तारीख को अगर पेरिस में हैं तो ज़रूर इस एहतजाज में शामिल होइए। 8 तारीख को लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर 2 बजे दोपहर एहतजाज हो रहा है, मैं उसमें शामिल हूँगा। जी हाँ, जो लंदन में एहतजाज हो रहा है 2 बजे दोपहर 8 फरवरी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने, मैं उसमें शामिल हूँगा। अगर आप लंदन के गिरदोनवा में हैं तो ज़रूर वहाँ पर तशरीफ़ लाइए। इसके साथ साथ बेल्जियम में यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने भी 8 तारीख को ही एहतजाज हो रहा है। अगर आप बेल्जियम में, ब्रसल्स में या उसके गिरदोनवा में हैं तो वहाँ पर भी ज़रूर तशरीफ़ लेकर जाइए। 9 तारीख को हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में दोपहर 2 बजे एहतजाज हो रहा है। मैं हॉलैंड में 9 तारीख को दोपहर 2 बजे जो एम्स्टर्डम में एहतजाज हो रहा है उसमें भी शामिल हूँगा। अगर आप एम्स्टर्डम में हैं या उसके गिरदोनवा में हैं तो ज़रूर उस एहतजाज में भी शामिल होइए। अब चलते हैं आज की जो सबसे बड़ी खबर है। आपके सामने जजेस के नाम लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि चौधरी साहब ने अंग्रेज़ बहादुर की याद ताज़ा कर दी है, जिनको जजेस बनाया गया। चंद नाम आपके सामने रखता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के लिए नामज़द होने वाले 9 जजेस। पहले जनाब जस्टिस सरदार अकबर डोगर, ये फैसलाबाद से नून लीगी पंजाब असम्बली रुकन सरदार खान बहादुर डोगर के भाई हैं और आसमा जहांगीर ग्रुप के मेंबर हैं। जस्टिस खालिद इसहाक, इनके वालिद मलिक इसहाक औलख नून लीग लायर्स विंग गुजरांवाला के सदर हैं। जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद, ये पंजाब हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं। जस्टिस मलिक वकार हैदर अवान, आसमा जहांगीर ग्रुप, ताल्लुक मुल्तान से। जस्टिस जावेद इकबाल वैंस, डिप्टी अटॉर्नी जनरल। जस्टिस मोहम्मद जवाद ज़फ़र, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, फरहाद शाह के पार्टनर और करीबी दोस्त। जस्टिस मलिक अवैस खालिद, पीपल्स पार्टी के वज़ीर कानून खालिद रांझा के दामाद। जस्टिस हसन नवाज़ मखदूम, आज़म नज़ीर तारड़ के चैम्बर से हैं। अब इस सब की पहले तो जो लानत और मलामत है, उस सबसे पहले तो जस्टिस लानत को पहुंचाइए काजी फायज़ ईसा को, जिसने इस सारी गंदगी की बुनियाद रखी, और जो नुकसान अदलिया को जनरल याह्या और जनरल ज़ियाउल हक ना दे सके, ना ही जनरल अयूब दे सके, वो आज पहुंचाया गया है। जैसे भुट्टो को फांसी दिलवाई गई थी और चंद जजेस मैनेज किए गए थे लाहौर हाई कोर्ट में और ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, आज पूरी की पूरी अदालतें ही वैसी बना दी गई हैं। जैसा मैंने कहा कि अब बड़े आराम से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नून लीग जजेस फेडरेशन का एक ग्रुप बनाया जा सकता है। आज से ये अदालत शरीफ कोर्ट बन गई है, और ये सब कुछ किया है पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स ने। और क्यों किया है? सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को नुकसान देने में, अपने मकासद पूरे करने के लिए पाकिस्तान की अदलिया और इंसाफ के निज़ाम की तबाही कर दी है। आज आपको समझ आ रही होगी कि 77 साल में ये जो करप्शन के ऊपर किसी को सज़ा नहीं हुई, ये जो पाकिस्तान के अंदर तबाही आती रही है, ये सामने तो ये सियासतदान हैं,
लेकिन असल में इनकी मदद चौधरी निज़ामुद्दीन करते हैं। जैसे आज नून लीग के ये तमाम जजेस लगाए गए, लेकिन क्या ये अनोखा काम हुआ है? नहीं। अंग्रेज़ बहादुर ने भी हिंदुस्तान के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही कब्ज़ा किया था। उन्होंने भी चंद हज़ार अंग्रेज़ यहाँ आए थे और फिर जो ज़मीर वाले लोग थे वो अपने लोगों के ऊपर जुल्म करने या असूलों के ख़िलाफ़ फ़ैसले नहीं करते थे, तो उनको बेज़मीर टाउट्स चाहिए होते थे। इसी तरह से अंग्रेज़, जैसे आईजी पंजाब को लगाया हुआ है इन्होंने, जैसे इन्होंने चंद अदालतों के अंदर जजेस को लगाया हुआ है जिनसे मर्ज़ी के फ़ैसले लेते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स लगाए हुए हैं, ऐसे ही फिर अंग्रेज़ बहादुर जो है वो भी टाउट्स ढूंढता था, बेज़मीर लोग ढूंढता था जो उनकी इमां के ऊपर जलियांवाला की कत्लो गारत हो वो करें या करवाएं या उसमें गोलियां चलाएं, क्योंकि जनरल डायर ने खुद तो गोलियां नहीं चलाई थी। गोलियां चलाने वाले सारे अंग्रेज़ तो नहीं थे, गोलियां चलाने वाले इसी आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान की तरह के लोग ही होंगे ना। कोई वो सारे के सारे लंदन से आके तो गोलियां नहीं चला रहे थे। जो डिप्टी कमिश्नर्स दफ़ा 144 में लोगों को पकड़ते थे, 3 MPO में पकड़ते थे, वो वही टाउट्स थे। हाँ, ये अलग बात है कि डिप्टी कमिश्नर ज़्यादातर गोरा साहबान होते थे, लेकिन उनके नीचे सारा अमला इसी बेज़मीर लोगों की तरह का होता था। उसी मामले को फॉलो किया जा रहा है। जिस तरीके से अंग्रेज़ ने यहाँ टाउट्स और बेज़मीर लोगों के थ्रू माशरे की तबाही की और अपना तसल्लुत कायम रखा, बिल्कुल उसी तरीके से अब चौधरी साहब भी कर रहे हैं। और आज उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने के लिए नून लीग के कारकुनान को जजेस लगा दिया है लाहौर हाई कोर्ट में। चलें चौधरी साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, मुबारक हो आपको। आपने पाकिस्तान को एक और नुकसान पहुंचाया है। 70 साल के अंदर जो पहले नुकसान पहुंचाए वो तो पहुंचाए। आगे अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है, जब आपके सामने रखूँगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये तमाश क्या है। मसलन अगली खबर ये है कि जो आर्मी चीफ साहब हैं उनकी मेहरबानी से आज शहबाज शरीफ और उनके बेटे को क्लीन चिट मिल गई है। जी हाँ, नैब ने उनके खिलाफ जो 35 करोड़ रुपए करप्शन का केस था, ये केस क्या था? ये केस ये था कि जो हमज़ा शुगर मिल्स है चन्योट के करीब, उसका ज़ाहिर है उसका निकासी आब का कोई सिस्टम करना था। अब किसी की भी मिल हो, जब वो बनाता है तो उसे निकासी आब का सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। तो उसका जो निकासी आब का सिस्टम था वो पंजाब गवर्नमेंट ने आपके पैसों से बनाया। शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, बेटे की मिल थी, स्पेशल डायरेक्टिव साइन किया, मीन स्पेशल ऑर्डर्स दिए शहबाज शरीफ ने, और 35 करोड़ रुपए का नाला बना। इसके ऊपर नैब का केस बना और अब जनरल साहब की मेहरबानी से नैब ने वो केस बंद कर दिया। अब आगे तो नैब नज़र आ रही है, लेकिन नैब के हेड भी वैसे तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर साहब हैं, लेकिन असल में तो ये आर्मी चीफ जो है उनकी ज़ाहिर है छत्र छाया के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और एक और 35 करोड़ रुपए की करप्शन जो है वो अब शरीफ ख़ानदान को माफ़ कर दी गई है। ये पहला काम नहीं हुआ। जनरल बाजवा ने भी तमाम के तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे शहबाज शरीफ के और उनके बेटों के, वो माफ़ किए थे। अब आपको समझ आती होगी कि ये जो, और इससे पहले याद कीजिए परवेज़ मुशर्रफ जिनकी शायद आज बरसी है, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, उन्होंने भी जो जुल्म किए थे, एक जुल्म उनका भी ये था कि पहले वो बताते रहे कि ये लोग करप्ट हैं और उसके बाद उन्होंने इनको NRO दिया था और उस NRO की वजह से ये दोबारा मुसल्लत हुए थे। उसके बाद फिर जनरल बाजवा ने इनको दोबारा से पूरी दुनिया को बताया कि ये करप्ट हैं और उसके बाद फिर इनको NRO दिया। तो जब ये तमाम चोर जो हैं ये धुल धुल कर वापस आते हैं तो ये खुद नहीं आते, इनको लाते चौधरी निज़ामुद्दीन हैं। तो फिर असल करप्शन जो पसंद है, मीन करप्शन, जैसे आपको कबड्डी देखना पसंद होती है ना, किसी को क्रिकेट देखना पसंद है, हमारे मेरा ख्याल है जनरल साहबान को ये करप्शन होती हुई देखना पसंद है। तो बहरहाल उनकी मेहरबानी कि आज उन्होंने दूसरी मेहरबानी फरमाई है और शरीफ ख़ानदान जो है उनको 35 करोड़ रुपए की करप्शन की आज माफ़ी दी है। मुदई जो है उसने इतने सालों के बाद अदालत में आके कहा कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मैं तो शहबाज शरीफ को भी नहीं जानता, मैं हमज़ा शहबाज को भी नहीं जानता, जिसने केस किया हुआ था उसने आज अदालत में आके कहा कि मुझे तो पता ही नहीं ये नाला बना है, ये मैंने तो केस ही नहीं किया था, मेरा तो नाम ही गलत इस्तेमाल हुआ था। आप ज़रा गौर कीजिए कि चौधरी साहब जब चाहें केस बनवा दें और जब चाहें मुदई जाके कहे कि मैंने तो ये केस किया ही नहीं था, और ये केस जो है वो बंद हो गया है और नैब ने इनको खुली छुट्टी दे दी है और क्लीन चिट दे दी गई है, बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है शहबाज शरीफ को और उनके बेटे को। अगली खबर की तरफ चलते हैं। लाहौर में 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह के सिलसिले में मीनार पाकिस्तान पर एक एहतजाज करने के लिए लाहौर की जो इंतज़ामिया है, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, उनसे इजाज़त मांग रखी थी। वो इजाज़त नहीं दे रहे थे।
तहरीक इंसाफ कई दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में चले गए और वहाँ पिटीशन कर दी कि हमें इजाज़त नहीं मिल रही, बराए मेहरबानी हमें इजाज़त लेकर दी जाए। अदालत जो है वो कभी इधर खेल रही थी, कभी उधर खेल रही थी, कभी डिप्टी कमिश्नर से पूछ रही थी, कभी कमिश्नर से पूछ रही थी। यकायक ऐन इसी वक्त औरत मार्च वाले भी इस लाहौर हाई कोर्ट में आ गए और उन्होंने कहा कि हमने औरत मार्च करना है, हमें इजाज़त दी जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने फट से औरत मार्च की इजाज़त दे दी। मैं ये नहीं कह रहा गलत दी, उनका हक है एहतजाज करना औरत मार्च वालों का या मार्च करना। ये अलग बात है कि औरतों के साथ जो कुछ पिछले 2-2.5 सालों में हुआ उस पर ये औरत मार्च वाले जो है वो नींद की गोलियां खा के गालिबन सोए हुए थे। अब हमें नहीं पता, सदर ट्रंप ने हाल ही में बताया है कि ये जो यूएस एड है ये बहुत सारा पैसा लगाती रही है। ये औरत मार्च, मैं ये नहीं कह रहा कि इस औरत मार्च को यूएस एड से पैसा मिला है, लेकिन इस तरह के जो काम हैं जिनसे LGBTQ और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर जिनकी तरवीज होती रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस औरत मार्च के पीछे यूएस एड है या कौन सी एड है या कौन सी एम्बेसी है या कौन है। बहरहाल फिर भी मार्च करना उनका हक है और मैं उस हक के खिलाफ, जब मैं अपनी पार्टी के लिए हक मांगता हूँ तो उनके खिलाफ मैं कभी भी नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो औरत मार्च वालों को फ़ौरन इजाज़त देता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजाज़त मांग रही है जो मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। उनको इजाज़त देने की बजाय वो ये कहते हैं कि आप कमिश्नर से रब्ता कर लीजिए ताकि कमिश्नर साहब आपके मामलात को देख लें और फिर वो फैसला कर लें कि आपने किस तरीके से इजाज़त देनी है या नहीं। मतलब औरत मार्च के सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक चीज़ के अंदर फोकस्ड है कि ये इजाज़त देनी है, उनके पास इख्तियार भी है, इजाज़त भी दे दी गई। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी आती है तो फिर बॉल जो है वो कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के पास फेंक दी जाती है, जहाँ के पता है कि उन्होंने इजाज़त नहीं देनी और उन्हीं की इजाज़त ना देने की वजह से ही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदालत गई है। बहरहाल अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो आज का दिन है। आज आपको पता है कि 6 फरवरी है और 8 फरवरी को याद कीजिए इलेक्शन हुआ था पिछले साल। आज के दिन अखबारात में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इश्तिहारात दिए गए थे। जी हाँ, आज के दिन ये माहौल बनाया गया था कि साडी गल हो गई है और पूरे अखबारात के अंदर ये बताया गया था कि नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म हैं। बल्कि जनाब सोहेल वड़ाइच और दूसरे तज्ज़िया निगारों ने तो ये भी बता दिया था कि कैबिनेट भी नवाज शरीफ साहब ने फाइनल कर लिया है। बल्कि तज्ज़िया ये दिया था कि बड़े मार्जिन से नवाज शरीफ जीत रहे हैं और अगर मिलिट्री ने उनके साथ मिलके काम किया तो 5 साल में दूध और शहद की नहरें बहेंगी, लेकिन अगर मिलिट्री उनके साथ मिलके ना चली और उन्होंने अकेले काम किया तो 10 साल में पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी। कैबिनेट मेंबर्स तक बता दिए थे कि जनाब फाइनल कर लिए गए हैं। और मैं आपको वसूख से बताता हूँ और ये चौधरी निज़ामुद्दीन के अंदर के लोगों की खबर देता हूँ कि उन्होंने भी तमाम बड़े बड़े पंडित जो थे उनको यही बताया था कि तहरीक इंसाफ वाइट वॉश और नून लीग हर जगह से जीत रही है क्योंकि साडी गल हो गई है, हमने सब कुछ कर लिया। उसकी बड़ी वजह यह थी कि खंबे खड़े करने पड़े थे, जो भी ताकतवर कैंडिडेट थे वो छीन लिए गए थे तहरीक इंसाफ से, या उन्हें जेलों में डाल दिया गया था या वो दरबदर हो गए थे या वो छुपे हुए थे। और आम लोगों को जो काउंसलर के टिकट के ख्वाह थे किसी ज़माने में, उनको MPA और MNA के टिकट्स के ऊपर उतारना पड़ा। शायद कई जगहों पर तो कई दोस्तों को काउंसलर का टिकट, मैं किसी की तहकीर नहीं कर रहा, लेकिन आपको सिर्फ मैं फस्तायत का लेवल बता रहा हूं कि इमरान खान को क्या फ़ैसले करने पड़े। अगर हालात अच्छे होते तो हो सकता है कई दोस्तों को काउंसलर या नाज़म का टिकट ना मिलता, लेकिन हालात ऐसे जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों ने पैदा कर दिए कि जो लोग काउंसलर का इलेक्शन लड़ते थे या लड़ना चाहते थे उनको MNA और MPA पर उतारा गया। लेकिन सलाम है पाकिस्तान की आवाम को जिन्होंने 77 साल में पहली दफ़ा खड़े होने का फ़ैसला किया। जो पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल से वो हमेशा कहते थे कि हमारे पास खुदाई ताकत है, तौबा नाउज़ बिल्लाह, हम बनाते हैं और हम बगाड़ते हैं, जिसे चाहें जता दें, जिसे चाहें हरा दें। पाकिस्तानी कौम ने झंझोड़ के पहली दफ़ा 8 फरवरी की शाम को बताया कि ना, ये ताकत हमारे पास है, जिसको चाहें हम बनाते हैं और जिसको हम ना चाहें आप नहीं बना सकते। ज़लीलो रुस्वा करके रख दिया ऐसे तमाम लोगों को जो ये दावे कर रहे थे या दावे करवा रहे थे। 17 सीटें भी ना जीत सके। नवाज शरीफ जो हैं, बदतरीन शिकस्त उनको मिली। नवाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ को बदतरीन शिकस्त मिली, मरियम नवाज को बदतरीन शिकस्त मिली। पूरी नून लीग को वाइट वॉश हो गई और कहीं उनका नाम लेवा नहीं था। जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके अहकामात पर
कहीं पर बेलना, कहीं पर गाजर, कहीं पर मूली, कहीं पर जूता, एक तरफ कैंडिडेट खंभों जैसे, और फिर इंतखाबी निशान भी तोड़ तोड़ कर दिए गए। उसके बावजूद अवाम ने, जो कि बहुत सारी बड़ी तादाद में, गाँव में कई लोगों की नज़र काम नहीं करती, ऐनक तक लगाने का पैसे नहीं है, और बुज़ुर्ग लोग जिनको देखने में भी तकलीफ़ थी उन बैलेट पेपर्स को, और तालीम भी आपको पता है कि हर जगह पर नहीं है, उसके बावजूद आफरीन है लोगों पर कि जब उनके दिल में इमरान खान उतर चुका था, वो कहते हैं ना कि कौन निकलता है दिल में उतर जाने के बाद, तो इमरान खान इनके दिल में उतर चुका था, और उन्होंने ढूंढ ढूंढ के इमरान खान के कैंडिडेट जो खंबे थे, जिनको कोई खुदा गवाह इनको कोई नहीं जानता था, उनके निशान ढूंढ ढूंढ के लोगों ने मोहरें लगाई, और इतना वोट डाल दिया कि वो जो ठप्पे लगा के पहले से बैलेट पेपर तैयार किए थे, किसी हल्के में 10,000 डाल देंगे, 15,000 डाल देंगे, वो आपने इतना वोट डाल दिया कि पंजाबी में कहते हैं संदूकड़ियाँ फाड़ दी, कि इससे चौधरी निज़ामुद्दीन को लगा कि ये काम ख़राब हो गया। फिर क्या हुआ? फिर आपने देखा कि रेंजर्स और फ़ौज के जवान बंदूकें लेके पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस गए और लोगों को बाहर निकाला ज़बरदस्ती, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया, ज़बरदस्ती जो है वो फॉर्म 45, 47 बनाए और जाली झूठे रिज़ल्ट्स बनाकर अपनी बची खुची इज़्ज़त को बचाने की कोशिश की, जो ना बच सकी बल्कि और सरेआम लुट गई, क्योंकि आवाम को पता चला कि हमने चारों शाने चौधरी निज़ामुद्दीन को चित कर दिया है, और आवाम को पहली दफ़ा पता चला कि नहीं, ना ये बनाते हैं ना ये बिगाड़ते हैं, बनाने और बिगाड़ने वाली ज़ात ऊपर है, और उसका रहम जिसके साथ हो वही बनता है, और फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। बहरहाल आज के दिन नवाज शरीफ साहब का ये इश्तिहार दिया गया था, और अब आप यही कह सकते हैं कि वो इश्तिहारी किस्म के, हम तो इश्तिहारी हैं ना, मुल्क से भागे हुए हैं या फ़रार हैं या बाहर हैं, जो भी कहना है आपने, लेकिन इश्तिहारी वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ हैं, और उनको खैर जनरल साहब ने बहुत रुस्वा किया है, बेटी को वज़ीर आला बनाया है, भाई को वज़ीर आज़म बनाया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को क्यों रुस्वा किया है ये हमें आज तक समझ नहीं। तज्ज़िया करने की कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन आज तक ये बात पकड़ में नहीं आती कि नवाज शरीफ साहब को इतना रुस्वा क्यों किया है जनरल साहब ने। बहरहाल ये तो थी आज की सिचुएशन। दूसरी तरफ बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के घर को नज़र आतिश कर दिया गया है। ज़रा गौर कीजिए, शेख हसीना वाजिद की तूती बोलती थी आज से चंद महीने पहले, बिल्कुल इसी तरह से वो नामों के ऊपर सुर्ख लकीरें लगाती थी, बिल्कुल इसी तरीके से वो उन्होंने अपनी जो अपोनेंट थी खालिदा ज़िया, उनको जेल में डाला हुआ था, उनका कोई नाम लेवा नहीं था, उनकी पार्टी तोड़ दी थी, पूरे मुल्क के अंदर किसी की जुर्रत नहीं थी। मैं आज भी, मुझे याद है 2-3 मौक़ों के ऊपर इमरान खान साहब की मुलाकात, ऑनलाइन मुलाकात, कोविड के दिन थे, हसीना वाजिद साहबा के साथ हुई, कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस थी जिसमें शमूलियत करनी थी, तो वो जो टेस्टिंग होती थी उस सारे काम की, उससे पहले मैं उसमें इन्वॉल्व होता था, और उसके बाद जब वो सारा प्रोसेस हो रहा होता था, प्राइम मिनिस्टर साहब उस मीटिंग के अंदर शमूलियत करते थे जिसमें शेख हसीना वाजिद होती थी, मैं भी साथ बैठा होता था, देख रहा होता था वो सब कुछ। तो क्या रौनक थी शेख हसीना वाजिद के चेहरे पर, उनकी बातों पर, किस रौनक के साथ वो बताती थी मैंने ये किया, मैं ये कर दूँगी, मैं ये कर सकती हूँ, और आखिरकार अब क्या हुआ है वो सब कुछ आपके सामने है। तो मैं इतना ही कहूँगा आपको कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज शेख मुजीबुर रहमान जो बाबाए बांग्लादेश हैं, जैसे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ पर हम रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान साहब को रिस्पेक्ट किया जाता है। तो उसी शेख हसीना वाजिद जिनकी तूती बोलती थी और जिनके वालिद जो हैं वो बाबाए कौम थे बांग्लादेश में, उनके घर को आज जला दिया गया। और वजह जो वहाँ से तौहीद हुसैन जो फ़ॉरेन ऑफिस के उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने वजह ये बताई है कि शेख हसीना वाजिद हिंदुस्तान में बैठ के बयानात दागती हैं, अगर वो बयानात देना बंद कर दें तो मामला ठीक होंगे। हिंदुस्तान को जो बांग्लादेश के सफ़ीर हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने इंडिया को ये लिख कर दिया है अब कि आप शेख हसीना वाजिद को यहाँ से चुप करवाएं, वो यहाँ से बैठ के सियासी इंतशार हमारे मुल्क में फैला रही हैं। तो ये दिन आ गए हैं शेख हसीना वाजिद पर, और ये डेवलपमेंट। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इटली में मेरा विज़िट था वो बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। इटालियन प्रेस ने भरपूर कवरेज दी है, इटालियन जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने भरपूर बातचीत सुनी है, और आने वाले वक्त में
आवाज़ उठाने का वादा भी किया है और इसके ऊपर कंक्रीट स्टेप्स लेने के लिए प्लानिंग भी की है। और सबसे बेहतर काम ये हुआ है कि जो इटालियन प्रेस है उन्होंने ये वादा किया है कि वो भरपूर तरीके से इस पर लिखेंगे। और मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए हैं यहाँ पर इटालियन प्रेस के अंदर और उन्होंने इसको बहुत कवरेज दी है। और आने वाले दिनों में और भी अखबारात के साथ इटालियन जो प्रेस है उनके साथ इंटरव्यूज़ लाइन अप हुए हैं। मेरे यहाँ से चले जाने के बाद भी जूम पर और ऑनलाइन जो प्रोसेस हैं उसमें काफ़ी इंटरव्यूज़ होंगे जिनको लाइन अप किया गया है। और इंशाल्लाह ये जो कुछ यहाँ छपेगा ये फिर यूरोपीय यूनियन के अंदर जो इटली के नुमाइंदे हैं और दूसरे वो वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे। और आने वाले दिनों में हमें एक बहुत ही ताकतवर आवाज़ इटली से उठती हुई नज़र आ रही है इस सारे सिलसिले में। मुझे खैर यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।